डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्याएं जो हम लोग को मैथ में पढ़ना है, यही शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। और हर चैप्टर को बारी बारी से बहुत डिटेल में हर चीज को पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 10th का पहला चैप्टर में लेसन फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे हम कहें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये वास्तविक संख्याएं हो जाते हैं। मतलब टोटल परिमेय संख्याएं और टोटल अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जैसे अगर हम ये वास्तविक संख्याओं को समझना है तो सबसे पहले हम लोग आके समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अगर इसको समझ जाएंगे तो वास्तविक संख्या को समझ जाएंगे, क्योंकि इसी को तो वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, या कह सके कि जिसका वर्गमूल जो है एक पूर्णांक हो। जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये 2/5 क्या है, तो 2/5 P/Q के रूप का है कि ना है ना, तो ये परिमेय संख्या है। अगर हम कहें कि 3/2 ये परिमेय संख्या है कि ना, तो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम कहें तो केवल 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 2 को भी हम 2/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या अगर हम कहें तो ऐसे भी 2 को हम 4/2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या ही है। अब अगर हम कहें तो √4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो √4 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या आएगा, 2, जो एक पूर्णांक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर हम कहें कि √9 क्या है, परिमेय संख्या है कि ना, तो इसका भी वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब आप लोग थोड़ा सा बताइए हमको कि √5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो √5 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसका वर्गमूल कोई पूर्णांक संख्या नहीं आता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा और परिमेय संख्या के उदाहरण को देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2.42 परिमेय संख्या है कि नहीं है,
तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अगर हम उड़ा देंगे यहाँ से दशमलव को, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, यानी ये हमारा 242/100 जो है ये भी हमारा p/q के रूप का ही हो गया। तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या ही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि क्या 22/7 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का ये हमेशा ही एक गलती बना रहता है कि 22/7 और पाई में कौन परिमेय हो और कौन अपरिमेय संख्या है। तो एक बात समझिए आप लोग कि पाई का जो मान होता है ये 22/7, जो 22/7 होता है, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये 22/7 के करीब होता है। तो 22/7 के ये करीब होता है, इसलिए हम लोग 22/7 को ही मान लेते हैं। तो जो 22/7 है ये तो हमारा परिमेय संख्या ही है। 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या ही है। और पाई जो है ये क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। और अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ±√25 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 का आंसर क्या होता है, तो 5 होता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए है कि -5 का भी स्क्वायर 25 से होगा और +5 का भी स्क्वायर क्या होता है, 25 से होता है। तो हम इसको दोनों रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये परिमेय संख्या तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है, जो p/q के रूप में है और जिसका वर्गमूल आसानी से निकले, जो पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और अपरिमेय संख्या को आसानी से समझते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या को, देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या कहें तो हम लिख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में न हो, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में न हो या उसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या न हो। या उसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या न हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, √2 को, √2 का अगर वर्गमूल कहें तो ये होता है 1.414 ... इसके करीब होता है। तो इसका वर्गमूल हम जो निकाले तो ये पूरा संख्या नहीं आया, मतलब एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। वैसे ही अगर हम √3 कहें तो इसका भी वर्गमूल 1.732 के करीब लगभग होता है। तो ये भी है जो पूरा नहीं निकल के आ रहा है, एक पूर्णांक नहीं निकल रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। अब अगर हम कहें कि √4, तो √4 का तो वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा, कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। तो ये एक जो पूरा अगर वर्गमूल निकल गया तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन जिसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं आएगा वो हमारा अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, अब अगर ऐसे और हम देखें, जैसे 1.732 अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि यहाँ दशमलव उड़ा देंगे तो एक देके 3 दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम 3 को 0 बैठा देंगे, तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कहे 1.732 दशमलव ऐसे डॉट करके अगर हम दे दें और अब हम कहें कि बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो अगर हम यहाँ पर अगर दशमलव उड़ाएं तो इसके बाद हम कितना 0 बैठाएं,
कितना जीरो बैठा है इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्या है कि यहाँ पर अंक का भी पता नहीं चल रहा है कि कितना अंक है। तो जब पता नहीं चल रहा है तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये जो हमारा संख्या होगा ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब जो एग्जाम में बच्चों का डाउट बना होता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम आगे ही आपको बता चुके हैं कि पाई का जो मान 22/7 होता है ये पाई के बहुत करीब होता है। तो 22/7 को हम परिमेय संख्या ही मानते हैं, लेकिन पाई जो है हमारा ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि 22/7 परिमेय होता है लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को समझ चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनती है। मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या है। ये बात समझ चुके कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या है। तो अगर हम वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं कि 2 भी एक वास्तविक संख्या है, 5 भी एक वास्तविक संख्या है, 1/2 भी एक वास्तविक संख्या है, 5/6 भी एक वास्तविक संख्या है, √4 भी एक वास्तविक संख्या है, √9 भी एक वास्तविक संख्या है। अगर हम लिखे तो √25 भी एक वास्तविक संख्या है। और अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 1.27 ये भी क्या है? हमारा एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसको भी हम लिखेंगे तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम देखें कि जितना परिमेय संख्या होती है सब वास्तविक संख्या होती है, या अपरिमेय संख्या होती है वो भी सारी वास्तविक संख्या होती है। तो सारा जो परिमेय संख्या होगा वो हमारा क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 22/7 ये वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा? तो जितना परिमेय संख्या है सारा वास्तविक संख्या है। अब अगर हम अपरिमेय संख्या को ले तो √2 अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 1.732 ये भी एक हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है कि इसका p बटा q नहीं होता है। अब अगर हम देखें तो पाई भी क्या है? हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं और प्राकृत संख्या को समझते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो अगर देखा जाए तो जो प्राकृत संख्या होता है वो भी एक वास्तविक संख्या ही है। एक पूर्ण संख्या जो होता है वो भी वास्तविक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो होता है वो भी वास्तविक संख्या ही है। अगर सम देखे या विषम संख्या देखे तो ये भी वास्तविक संख्या ही है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं वैसी संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत तक चले, वो क्या होती है? तो हमारी प्राकृत संख्या होती है। जिसका शुरुआत एक से हो और अनंत तक चले वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे हम कहें 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही यह अनंत तक जाए, ये सारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। या अगर हम कहें कि गिनती की सारी संख्याएं जो होती है हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, लेकिन जीरो को छोड़ दे। जीरो को छोड़ के अगर गिनती की जितनी संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है?
प्राकृत संख्या होती है। अब अगर हम समझे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं तो ये होती है जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो क्या होती है हमारी, तो पूर्ण संख्या होती है। या अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृत संख्या है इसमें यही अंतर दिखाई दे रहा है कि बस प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है और पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सब प्राकृत संख्या है। देख लीजिए जितनी पूर्ण संख्या है इसमें सब ये प्राकृत संख्या शामिल है कि नहीं है। प्राकृत संख्या देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 से शुरू यहाँ पर भी। मतलब अगर हम कहें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि प्राकृत संख्या में यहाँ पर जीरो नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि प्राकृत संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है। अब अगर हम समझे कि सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं तो वैसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, वैसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 अनंत तक चलती है। और अगर हम विषम संख्या को देखें, ये सब आसान है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। विषम संख्याएं तो वैसी संख्याएं होती है जो दो से विभाज्य नहीं होती है। तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9 11 ऐसे ही ये भी अनंत तक चलती है। तो देखिए यहाँ पर सम संख्याएं भी दो दो ही बढ़ रही है, सम संख्या भी दो दो ही बढ़ता है, ठीक है। और विषम संख्या भी आपका दो दो के अंतराल में ये भी बढ़ता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम समझते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या को हम कहें कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। या अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाज्य हो वो क्या होती है, तो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे अगर हम कहें कि 2 तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका अगर हम गुणनखंड देखेंगे तो 2 का गुणनखंड ना तो 1 से कटेगा ना तो 2 से कटेगा। अगर हम 3 को देखें तो 3 ना तो 1 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा। अगर हम 4 को देखें तो 4 1 2 और 4 तीनों से कट रहा है, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 5 को देखें तो 5 1 से और 5 से ही कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। फिर 7 को देखें तो ये भी केवल 1 और 7 से ही कटेगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। या ऐसा कभी ये भी कह सकते हैं हम ना कि जिसका गुणनखंड केवल 2 हो या जो 1 और स्वयं से कटे। तो देख लीजिए 2 जो है 1 से भी कट रहा है और खुद से कट रहा है। 3 जो है 1 से कट रहा है या खुद से कट रहा है। 5 जो है 1 से कट रहा है या खुद से कट रहा है। तो ये सारी संख्याएं जो होती है ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जो एक या स्वयं से कटती है। अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है यह 2 होती है। ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को बना रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बच्चे ज्यादातर 1 बता देते हैं या 3 बता देते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है और यह एक सम संख्या भी है। क्या है यह? एक सम संख्या भी है। मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो यही एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि यौगिक संख्याएं क्या होती है। यौगिक संख्याएं यौगिक संख्याएं क्या होती है। तो हम कहें कि वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे अगर हम कहें कि 4 को ले लीजिए, एग्जाम्पल में 4 ले लेते हैं, तो 4 क्या है, 1 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा, लेकिन यह 2 से भी विभाज्य होगा। मतलब इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया कि नहीं, 1 2 3 3 गुणनखंड हो गया। 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट गया। अगर ऐसे ही हम कहें 6, तो देख लीजिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी और 6 से भी। मतलब इसका भी जो गुणनखंड है वो 4 गो है। 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए जिस भी संख्या का, वो सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 4 से छोटी कोई ऐसी संख्याएं नहीं है, 4 से छोटी कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो इसलिए जो 4 होती है यही सबसे छोटी यौगिक संख्या होती है। 4 सबसे छोटी यौगिक संख्या अगर कहे, सबसे छोटी यौगिक संख्या तो क्या होता है, 4 होता है। देखिए यौगिक संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यौगिक संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो पूरा पूरा हो, मतलब कहे कि गिनती का संख्या हो, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती की संख्या हो। 1.5 नहीं होना चाहिए, 3.5 नहीं होना चाहिए, 3.25 नहीं होना चाहिए, 4.5 नहीं होना चाहिए, या दशमलव में नहीं होना चाहिए। मतलब गिनती की सारी संख्याएं जो होती है, जो पूरा पूरा हम लोग गिनते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। और जो पूर्णांक संख्या होती है यह चाहे प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, दोनों में होती है। ठीक है, तो आइए जैसे हम अगर कहें कि पूर्णांक संख्या को अगर हम लिखें कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो पूरा पूरा हो, पूरा पूरा का सेंस में रहे कि गिनती की सारी संख्याएं हो, पूरा पूरा हो, चाहे वह धनात्मक हो, प्लस यानी धनात्मक, या ऋणात्मक यानी माइनस ऋणात्मक हो। ठीक है, चाहे वो संख्याएं धनात्मक हो यानी प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, पूरा पूरा होनी चाहिए। अगर पूरा पूरा है तो समझिए कि वो पूर्णांक है। जैसे अगर हम कहें कि ये संख्या रेखा है 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस में सारी संख्या होता है
और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर माइनस में सारी संख्या होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो ये जितनी संख्या रेखा पर आप संख्याएं देख रहे हैं, सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है। इधर माइनस में है और इधर क्या है, प्लस में है, लेकिन पूरा पूरा है। तो जो भी संख्याएं पूरा पूरा हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी संख्याओं के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा और ये हम लोग वास्तविक संख्याओं के कुछ वास्तविक संख्याओं को जाने। और अब हम लोग इससे रिलेटेड जो पहला लेसन है, इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।